नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एजीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है फिर से ताबड़तोड़ 60 प्रश्न लेके आए हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 301 से लेके 360 तक जो है क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र से भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं, बराबर की पहाड़ियों से भी जो है मिले हैं, और राजगृह से भी जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि उपर्युक्त सभी जगहों से जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मुनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामिन के वृत्तांत से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य के प्रमाण की बात की जाए तो मनेर के ताम्रपत्र से जो है गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, मनेर ताम्रपत्र से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 303 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर तुर्क राजवंश के अभिलेख की बात की जाए तो तुगलक वंश, यानी ऑप्शन सी जो है तुगलक वंश के जो है अभिलेख जो है बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 304 नंबर का प्रश्न। 304 नंबर में जो है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, तिरहुत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरहुत। तिरहुत जो है राइट आंसर है, यानी कि तिरहुत का जो संबंध है बसाती नुल उन्स से जो है तिरहुत का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 ये है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो बिहार में जो है फायान भी बिहार में आया है, युआन चांग भी जो है आया है, इत्सिंग भी आया है, उपर्युक्त सभी, यानी कि सारे यात्री जो है चाइनीज यात्री ये बिहार में आ चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 306 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुगल काल की बात की जाए तो उसमें जो पहला विदेशी यात्री बिहार में आया था उसका नाम था मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो है पहला विदेशी यात्री था जो मुगल काल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। अगर बात की जाए यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था तो इसमें जो है फ्रांसाय बर्नी जो है ये बिहार नहीं आया था। बाकी पीटर मुंडी भी बिहार आया था, जॉन मार्शल भी बिहार आ चुका था, मैनरिक भी बिहार आ चुका था। यानी कि कौन नहीं आया था बात की जाए तो फ्रांसाय बर्नी जो है ये बिहार नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 308 पे चलते हैं। 308 नंबर जो प्रश्न है ये है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। अगर बात की जाए बहारिस्ताने गैबी की तो ये मिर्जा नाथन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा नाथन की रचना है बहारिस्ताने गैबी। अगले क्वेश्चन 309 पे चलते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो इसमें जो है भग्नावशेष भी जो है बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है, यात्रा वृत्तांत भी जो है बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है, अभिलेख भी जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें जो है उपयुक्त सभी जो है ये उपर्युक्त सभी जितने भी हैं ये सभी जो है इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं बिहार में, प्राचीन बिहार। अगले क्वेश्चन पे 310 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए लघु शिलालेख की तो सहस्राम से जो है ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक का लघु शिलालेख सहस्राम से जो है प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 311 में चलते हैं। यह है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। तो बिहार से अगर प्राप्त जितने भी मौर्यकालीन
अभिलेख हैं उनकी भाषा जो है प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? अभी जस्ट हमने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि बिहार से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सबकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है और भाषा जो है प्राकृत है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीरहुत अहवाल किसकी रचना है? मीरहुत अहवाल की बात की जाए तो मुल्ला बहबहानी की जो है रचना है ये, मुल्ला बहबहानी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीरतुल अहवाल जो है मुल्ला बहबहानी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 314 नंबर का प्रश्न है, यह है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपर्युक्त सभी। अगर मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण ये तीनों स्रोत हैं, चाहे वो कीर्तिलता हो, चाहे कीर्ति पताका हो, चाहे वर्ण रत्नाकर जो है, इसका उपर्युक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं मिथिला के इतिहास के, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 जो है, बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये परवर्ती गुप्त वंश के राजवंश की जो है जानकारी मिलती है। ये गया जिले के अपसड़ से जो अभिलेख मिले हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पे परवर्ती गुप्त वंश का राजवंश रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 316 नंबर का प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। जी हाँ, यहाँ से भी मिलती है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से। जी, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से भी मिलती है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यहाँ से भी मिलती है। यानी कि उपर्युक्त सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जो है जानकारी उपर्युक्त सभी से मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 317 नंबर का प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अगर बिहार में सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो अथर्ववेद जो है ये सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है बिहार के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 318 नंबर का प्रश्न है, इसमें है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किस जगह पे जो है, किस में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय जो है, ये अंगुत्तर निकाय से जो है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 319 नंबर का प्रश्न है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो काल का मतलब जो पाल कालीन जो है बौद्ध विहार है वो प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन में जो है पाल काल का बौद्ध विहार जो है प्राप्त हुआ है। 320 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है किसके बारे में? मतलब मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। जी हाँ, अगर बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय की बात की जाए तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि उपर्युक्त ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 321 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करवाने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो आर्कियोलॉजिस्ट की बात की जाए अगर तो ये कनिंघम जो है, इन्होंने जो है बिहार में बहुत सारे उत्खनन जो है कार्य करवाए हैं बड़े पैमाने पर। अब 322 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 322 नंबर का जो प्रश्न है 322 नंबर का जो प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता
किसने लगाया था? तो इसका भी पता जो है कनिंघम ने लगाया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिंघम ने जो है नालंदा महाविहार यानी कि बड़ा गांव का पता लगाया था। 323 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। बिहार में अगर कनिंघम की बात की जाए, कनिंघम ने बिहार में क्या क्या खोज की है, तो इसमें जो है केसरिया स्तूप चंपारण, इसकी भी खोज कनिंघम ने की है। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, इसकी भी खोज जो है कनिंघम ने की है। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल भी जो है कनिंघम ने ही खोजे हैं। यानी बात की जाए तो उपर्युक्त सभी की खोज जो है कनिंघम ने की है। तो ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 324 नंबर के प्रश्न पे। 324 नंबर का प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, या कहाँ वर्णित है? अगर बात की जाए विदेह के राजा जनक की जो है निष्क या सुवर्ण या सतनाम जो है उपहार में दिए, ये जो वर्णन किया गया है ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है ये वर्णित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 325 नंबर का प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, जो कि यहाँ पे दी नहीं गई है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिहार से प्राप्त जितने भी मौर्य अभिलेख हैं उनकी भाषा प्राकृतिक भाषा जो है प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 326 नंबर का प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? अगर मध्यकालीन शासक की बात की जाए और द्विभाषी अभिलेख की बात की जाए तो नाम आता है शेरशाह सूरी का, जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख मध्यकालीन के शेरशाह सूरी नामक शासक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो अगर बात की जाए पहले मुगल शासक की जिसके अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं तो वो है अकबर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के अभिलेख जो है सबसे पहले मुगल शासकों में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 328 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत हैं? अगर बात की जाए तो ये दीर्घ निकाय जो है ये प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो वर्णित है ये दीर्घ निकाय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीयर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? अगर सीयर उल मुताखरीन की रचना की बात की जाए तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। गुलाम हुसैन तबतबाई ने जो है सीयर उल मुताखरीन की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 330 पे चलते हैं। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? अगर बात की जाए मुल्ला बहबहानी की तो मुल्ला बहबहानी जो है ईरान के यात्री थे, ईरान के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 331 है और ये प्रश्न है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। अगला जो है डिस्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज। यानी अगर बात की जाए आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत की तो ये उपर्युक्त सभी जो है बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं। उपर्युक्त सभी आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अगर बात की जाए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तो राजनैतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 333 नंबर का प्रश्न है। अपसड़ यानी अपसड़ जो है गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके दृश्य अंकित हैं? रामायण के कथा दृश्य जो है अंकित हैं। कहाँ पे? ये अपसड़ जो कि कहाँ पे है? गया में जो है इस मंदिर का भग्नावशेष जो है, यानी कि कोई मंदिर भग्न हुआ था, टूट गया था, उसके अवशेष मिले हैं और उसकी दीवारों पे जो अंकित है वो रामायण के कथा दृश्य जो है अंकित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 334 नंबर का प्रश्न है। 334 नंबर का प्रश्न है, यह है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो ये 40,000 ईसा पूर्व से माना जाता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है 40,000 ईसा पूर्व से बिहार में शुरू होता है। ये अनुमानित है कि 40,000 ईसा पूर्व जो है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 335, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? अगर बात की जाए आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य की, तो मुंगेर और नालंदा से जो है आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य जो है मिले हैं बिहार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 336 नंबर का प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? अगर बात की जाए कि बिहार में आदि मानव की जो उपस्थिति है वो उसके आरंभिक साक्ष्य जो है कौन से युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के जो है हैं। पूर्व प्रस्तर युग का मतलब है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के मानवों की जो है उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है मिले हैं बिहार में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? अगर मध्यवर्ती प्रस्तर यानी कि मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो मुंगेर से मिले हैं। मुंगेर से। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 338 पे चलते हैं। बिहार में चिरांद यानी कि सारण में जो है और चेचर यानी जो वैशाली में है, इससे किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद से और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगर बात की जाए तो इन दोनों जगहों से नवप्रस्तर युग मतलब नवपाषाण काल, नवपाषाणकालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद और चेचर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के यानी कि ताम्र पाषाण युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष जो है चिरांद से भी मिले हैं, चेचर से भी मिले हैं, सोनपुर और मनेर से भी मिले हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी से जो है ये परवर्ती चरण के अवशेष मिले हैं, जो कि ताम्र प्रस्तर युगीन था, यानी ताम्र पाषाण कालीन का जो परवर्ती चरण था उसके अवशेष जो है चिरांद, चेचर और सोनपुर, मनेर सब जगह से मिले हैं, यानी उपर्युक्त सभी जगह से मिले हैं। अब चलते हैं 340 नंबर का प्रश्न है। ये 340 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो अनुमानतः ये भारत में आर्यों का जो है आगमन कब हुआ था? अगर अनुमानित बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन जो है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 में है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। लोहे का उपयोग, यानी कि पूर्वी भारत में यानी बिहार सहित पूर्वी भारत में आए जितने भी आर्य थे उनका विस्तार किसकी सहायता से हुआ है? वो लोहे के उपयोग से जो है उनका विस्तार हुआ है, यानी लोहे के औजार हथियार बना के जो है उसी का व्यापार करके जो है ये अपना विस्तार किए थे पूर्वी भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 342 नंबर का प्रश्न है। यह है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे?
यानी कि श्रुति और किंवदंती के अनुसार अगर बात की जाए तो मगध तथा विदेह, अंग तथा लिच्छवी, ये जो है, ये चारों जो है राज्य जो है, ये महाभारत युद्ध के समय बिहार में मौजूद थे। मगध भी था, विदेह था। मगध नरेश जो मगध का जो है सम्राट था जरासंध, और था अंगराज कर्ण थे ही, लिच्छवी के भी जो है राजा उस समय में थे। यानी कि अगर बात की जाए तो मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी ये सभी जो है महाभारत युद्ध के समय बिहार में प्रमुख राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 343 पे आते हैं। 343 जो है प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? अगर बात की जाए वेद के कौन से ग्रंथ की, तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है, इस ग्रंथ में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का विवरण मिलता है। 344 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 344 नंबर का प्रश्न है, 344 नंबर प्रश्न जो है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो अगर इसकी बात की जाए 344 नंबर प्रश्न की, जो कि बिहार का बहुत प्राचीन राज्य था और आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, और उसके बाद अनार्य जो है जाति के लोगों का निवास स्थल रहा है, तो ये है मगध। ऑप्शन सी जो हो जाएगा मगध। मगध राज्य जो है ये बहुत प्राचीन राज्य है बिहार का, और बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर भी रहा है, और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 345 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। अगर बिहार में उपनिषद काल की बात की जाए तो ब्राह्मण जो है धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये कहाँ पे था? ये विदेह राज्य में, विदेह में जो है, विदेह राज्य में जो है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। कौन सा? विदेह राज्य जो है ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 346 नंबर का प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है मगध के लोगों के लिए जो है किया गया है। ये अथर्ववेद में जो है वर्णित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 347 नंबर का प्रश्न है। 347 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो अगर उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण राज्य की बात की जाए तो जो है विदेह राज्य जो है, विदेह राज्य ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। 348 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण से जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा का सर्वप्रथम जो है साहित्यिक रचना से मिलती है, तो वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 349 नंबर का प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? अगर बात की जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो 16 महाजनपदों का जो है उदय जो हुआ था, उनमें से अगर बात की जाए कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, तो वो हैं 3। यानी 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में
स्थिति थी इन 3 महाजनपदों की। क्वेश्चन नंबर जो है 350 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? अगर बात की जाए कि कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं स्थित था, तो वत्स, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वत्स जो है महाजनपद, ये वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 351 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अगर अंग महाजनपद की बात की जाए तो ये भागलपुर एवं मुंगेर जो है क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 352 नंबर का प्रश्न है, यह है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अगर अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। 353 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 353 नंबर का जो प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो बात की जाए तो ये मगध महाजनपद में जो है पटना और गया का जिला सम्मिलित था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 354 नंबर का प्रश्न है। 354 नंबर का प्रश्न है जो है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी की बात की जाए तो गिरिब्रज जो है मगध महाजनपद की राजधानी थी, जिसको आज के टाइम पे राजगीर और बीच में जो है इसको राजगृह के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? गिरिब्रज थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 355 नंबर का प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी जो है मगध तथा मगध महाजनपद और अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 356 नंबर का प्रश्न है। 356 नंबर का प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? मतलब ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसमें 8 राज्य थे, यानी 8 राज्यों का संघ था? तो वो वज्ज जो है महाजनपद एक ऐसा महाजनपद था जिसमें 8 राज्यों का एक संघ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 357 नंबर, वज्ज संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो अगर वज्ज की बात की जाए तो वज्ज संघ में लिच्छवी भी सम्मिलित था, ज्ञात्रक भी था, विदेह भी था, यानी चेदी जो है संघ जो है चेदी जो है ये वज्ज संघ में सम्मिलित नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 358 नंबर का प्रश्न है, वज्ज संघ की राजधानी कौन सी थी? यानी अगर वज्ज संघ की राजधानी की बात की जाए तो ये वैशाली जो है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली जो है वज्ज संघ की राजधानी थी। 359 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, 359 नंबर में बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? मतलब अगर बात की जाए बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद जिसमें गणतंत्र था, तो वो है वज्ज, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली जो है पुराने टाइम पे गणतंत्र राज्य का हिस्सा था और वो वज्ज संघ था, ठीक है, जो कि महाजनपदों में गणतंत्र था। अब बात की जाए लास्ट प्रश्न की। 360 नंबर का प्रश्न है। 360 नंबर का प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो अभी जस्ट हमने बात की है कि अगर 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जाए तो ये वैशाली में जो है पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, क्लास हमारी पसंद आई हो, तो आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए जो है धन्यवाद।